होठों पर रख देता है। ये देख अदिति की सांसें मानो अटक जाती है। दोनों के होठों पर जलेबी का स्वाद था। अद्वैत अदिति को बेड पर हल्का सा लिटाता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। उसने अदिति के चोट लगे हाथ पर पूरा ध्यान रखा हुआ था और उचित दूरी बनाई हुई थी। अद्वैत का एक हाथ अदिति के बालों के पीछे था और एक हाथ अदिति के कमर के पास पेट के करीब था। वो अदिति को बिना रुके किस किए जा रहा था। वहीं अदिति को भी अद्वैत के पास आना अच्छा लग रहा था और अद्वैत जो कर रहा था वो उसे करने दे रही थी। अदिति की सांसें उखड़ने लगती है। वो अद्वैत को अपने एक हाथ से पीछे की ओर कर रही थी। अद्वैत अदिति को छोड़ना नहीं चाहता था, पर अदिति की हालत समझकर वो उसे छोड़ देता है और बेड पर बैठ जाता है। अदिति बेड पर लेटी हुई थी और अपनी सांसों को कंट्रोल कर रही थी। वहीं अद्वैत भी बेड पर बैठा अपनी सांसों को कंट्रोल कर रहा था। तभी उसका ध्यान अदिति पर जाता है, जो आंखें बंद करके लेटी थी। अद्वैत अदिति को उठाकर बिठाता है। अदिति बिल्कुल भी अद्वैत के सामने नहीं देख रही थी, उसकी नजरें नीचे थी। अद्वैत थोड़ा थोड़ा अदिति को सब कुछ खिलाता है, क्योंकि वो लोग होटल में बाहर खाकर आए थे और अद्वैत अदिति को ज्यादा खिलाना नहीं चाहता था। अद्वैत अदिति के ज्यादा फोर्स करने पर उन सारी चीजों में से 2-3 बाइट लेता है और सारा सामान बांधकर वापस उसी बैग में लेकर डस्टबिन में डाल देता है। तभी अदिति की आंखों में चमक आती है। अद्वैत को देखती है। अद्वैत तिरछी नजरों से अदिति को देखता है। उसे पता था अदिति को क्या चाहिए। अदिति बार बार अपनी पलकें झपकाकर फ्रिज की ओर देखती है। अद्वैत को उसके अरमान और इच्छा देखकर बड़ा प्यार आता है और बेड के पास लगे मिनी फ्रिज में से 2 कुल्फी निकालकर वो देता है। अदिति खुश हो जाती है और जल्दी से बेड पर बैठ जाती है। अद्वैत उसके हाथ में कुल्फी देता है। अदिति उसे खाने लगती है। अद्वैत भी उसके सामने बैठे हुए उसे खाते हुए देख रहा था। वहीं अदिति का पूरा ध्यान उसके खाने में था। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM। एपिसोड 46। अद्वैत अदिति की बात समझ जाता है और वो अदिति के लिए मलाई कुल्फी निकालता है। अदिति की आंखों में चमक आ जाती है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। अद्वैत उसे मलाई कुल्फी देता है। तभी अदिति उसकी कुल्फी देखकर कहती है, आप वो वाली भी खाने वाले हैं? ये सुन अद्वैत बोला, हम हमारे लिए लाए हैं ना, तो हम खाएंगे। ये सुन अदिति बोली, हमें एक और चाहिए। ये सुन अद्वैत हैरानी से देखता है और कहता है, आपने अभी ये इतना सब कुछ खाया है और आपके पेट में इसके लिए जगह कैसे है, वो भी 2 कुल्फी खाने की? ये सुन अदिति बोली, हम 2 क्या 5 और खा सकते हैं, आप दीजिए हमें। कहकर फ्रिज में से उन कुल्फी को निकालने के लिए कहती है। अद्वैत गहरी सांस लेता है और कुल्फी को अपने मुंह में रख लेता है। ये देख अदिति का मुंह बन जाता है और वो कहती है, हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वापस नाराज हो रहे हैं। कहकर मुंह फेरकर वो कुल्फी खाने लगती है। अद्वैत ये देख उसे घूरता है और थोड़ा ऊपर होकर अदिति का चिन पकड़ के उसे अपनी तरफ करके मिनी फ्रिज को थोड़ा सा साइड में लेकर उसे खोलकर अदिति को दिखाता है। अदिति ये देखकर हैरान हो जाती है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वहाँ 10 से भी ज्यादा मलाई कुल्फी रखी हुई थी। ये देख अदिति अपना हाथ आगे बढ़ाती है। अद्वैत फ्रिज को बंद कर देता है और लॉक कर देता है और चाबी अपने पास रखता है। ये देख अदिति बोली, क्यों? अद्वैत उसे आंखें दिखाकर कहता है, अभी 1 से काम चलाना होगा, कल दूसरी मिलेगी, तीसरे दिन तीसरी, ऐसे करके 10 दिन चलानी है ये कुल्फी, और सारी तुम नहीं खाओगी, हम भी खाएंगे। ये सुन अदिति पाउट बनाती है। अद्वैत उसे देखता ही रह जाता है। उसे इस वक्त ऐसा लग रहा था कि वो अपनी 21 साल की बीवी से नहीं 1 साल की बेटी के नखरे सहन कर रहा है। अद्वैत चाबी को लेकर वहाँ से वार्डरोब की ओर चला जाता है। अदिति भी बेड से उठकर पीछे पीछे देखने को चली जाती है। आखिर अद्वैत चाबी को छुपा कहाँ रहा है? वो चुपके से देख लेती है और मन ही मन खुश हो जाती है। तभी अद्वैत बिना देखे उसे कहता है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हमने वहाँ अपनी लॉकर की चाबी रखी है और ये फ्रिज की चाबी हमारे साथ ऑफिस तक जाएगी, ऑफिस तक। ये सुनकर अदिति झूठ मूठ का नाटक करते हुए कहती है, मतलब आप अपनी टूटी फूटी बीवी को पानी पीने के लिए किचन तक सीढ़ियां उतरकर भेजेंगे? हम पानी कैसे पिएंगे बताइए भला? अद्वैत जो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था वो बोला, उसके लिए हमारे पास 2 स्पेशल बॉटल है 2 लीटर की, उसमें आप सुबह पानी भर लेंगी तो अगली सुबह तक पानी ठंडा रहता है। अदिति हाँ में सिर हिलाती है। अद्वैत अपना शर्ट बदलता है। अदिति अपनी कुल्फी खा चुकी थी और अपने हाथ को टिश्यू से साफ कर रही थी और वहीं खड़ी थी। अद्वैत कब से उसे देख रहा था। उसे कपड़े बदलने थे पर अदिति वहाँ से जा ही नहीं रही थी। तभी अद्वैत बोला, ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ से नहीं जाना है तो हम तुम्हारे सामने ही कपड़े बदलते हैं। कहकर वो अपनी पैंट के बटन खोलने लगता है। अदिति ये देखकर चौंक जाती है और उल्टे घूम जाती है। अद्वैत के होठों पर मुस्कान आ जाती है और अदिति की तरफ वो अपनी पीठ करके अपनी पैंट उतारता है और तौलिया कमर पर लपेटकर वॉशरूम की ओर जाते हुए कहता है, हो गया, अब तुम देख सकती हो हमें। ये सुनकर अदिति के गाल लाल हो जाते हैं और वो वहाँ से जाने को होती है। तभी उसका ध्यान अद्वैत की कुल्फी पर जाता है, जो कि पिघलने के कगार पर थी। वो जल्दी से जाकर प्लेट को ले लेती है और वहाँ रखी चम्मच से उसे खाने लगती है। अद्वैत पीछे मुड़कर अदिति को देखता है, जो किसी छोटे बच्चे की तरह कुल्फी खा रही थी। अदिति ने अपने राइट हैंड में प्लेट को हल्का सा पकड़ा था, जिसे देखकर अद्वैत ने कहा, अब हाथों में दर्द नहीं हो रहा है? बाकी हर वक्त तो कराती रहती हो। अदिति अद्वैत को देखती है और कोई जवाब नहीं देती। तभी अद्वैत उसके पास आता है। अदिति प्लेट को नीचे रख देती है। आधे से ज्यादा तो उसने खा ही लिया था। अद्वैत अदिति के होठों को देखता है, जिस पर मलाई लगी हुई थी। वो अदिति के होठों में लगी कुल्फी को अपनी उंगली की मदद से हटाता है। ये देख अदिति अपनी आंखें झुका लेती है। अद्वैत प्लेट को उठाकर डस्टबिन में फेंकता है, जिसे देख अदिति बोली, हुकुम, कुल्फी। अद्वैत अपनी सर्द नजरों से अदिति को देखता है। अदिति चुप हो जाती है। तभी अद्वैत बोला, लगता है रतन सा ने अपनी 21 साल की नहीं 2 साल की बच्ची को हमारे घर शादी करके विदाई करवाई है, क्योंकि हरकतें तो तुम्हारी बड़ों वाली लगती नहीं है मुझे। ये सुन के अदिति ना में सिर हिलाकर कहती है, ऐसा सिर्फ खाने की चीजों में होता है, जब हमारे सामने हमारी फेवरेट खाने की चीजें हों। अद्वैत गहरी सांसें लेकर बोला, हमारी एक बात ध्यान से सुनना, दिन में सिर्फ 1 ही कुल्फी मिलेगी, सिर्फ 1। ये सुन अदिति बड़बड़ाते हुए बोली, फिर ये भी सोच लीजिएगा, हम भी दिन में सिर्फ 1 ही बार बात करेंगे।
अद्वैत जो वहां से जा रहा था उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो पीछे मुड़कर बोला, क्या कहा? क्या कहा? एक बार फिर से कहना। अदिति सकपका जाती है। वो ना में सिर हिलाकर वहां से चली जाती है। अद्वैत भी ना में सिर हिलाता है और वहां से शावर लेने को जाता है। अदिति बेड पर बैठकर चैन की सांस लेती है। वो बेड पर बैठी रहती है और बार बार वॉशरूम की ओर देखती है। वो बोर हो रही थी। उसे फोन चलाना भी ज्यादा पसंद नहीं था और ना ही कुछ ऐसी चीज थी जो करे, क्योंकि उसके घर वाले तो उसे काम करने को देते नहीं थे। तभी अद्वैत वार्डरोब से बाहर आता है। उसने सिर्फ लोअर पहनी हुई थी। रात के 2 बज चुके थे। तभी अद्वैत सोफे पर बैठकर बोला, तुम्हें सोना नहीं है क्या? रात के 2 बज चुके हैं देखो। ये सुन अदिति बोली, आप भी कहाँ सो रहे हैं? हमारे साथ आप भी तो जाग रहे हैं। ये सुनकर अद्वैत बोला, हमें रात को नींद नहीं आती। ये सुन अदिति हैरान हो जाती है और कहती है, क्यों? नींद क्यों नहीं आती आपको? ये सुनकर अद्वैत अदिति के चेहरे को देखता है। वो कैसे कहे कि उसे अदिति के पायल की छन-छन की आवाज से सुकून मिलता है और नींद आती है? वो कैसे कहे कि अदिति को सोते हुए देखकर उसकी आंखें भी बंद हो जाती है? वो तो एकटक बड़बड़ करती अदिति को देखे जा रहा था। वहीं अदिति बार बार सवाल किए जा रही थी, हुकुम सा कुछ तो बोलिए, आपको नींद क्यों नहीं आती? अद्वैत होश में आता है और बात बदलते हुए कहता है, चलो हम तुम्हारे कपड़े बदलवा देते हैं, बाद में सो जाना वरना सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगी। ये सुन अदिति बोली, क्यों? कल क्या है? अद्वैत बोला, परसों गणगौर है और उसकी तैयारी कल से ही शुरू हो जाएगी। यहाँ की एरिया की सारी औरतें और रिश्तेदार सभी हमारे हवेली ही आती हैं और आपकी तो पहली गणगौर है। ये सुनकर अदिति मुस्कुराती है और कहती है, जी जब कुंवारे थे तब हम उपवास रखते थे, पर जैसे एक सुहागन स्त्री पूजा करती है वैसा हम नहीं कर पाते थे, पर इस बार हम जरूर करेंगे। कहकर वो खड़ी हो जाती है। तभी उसका ध्यान अपने हाथों पर जाता है और वो उदास हो जाती है और बेड पर बैठकर नीचे देखने लगती है। अदिति की आंखें नम हो चुकी थी। अद्वैत खड़ा होता है और उसके पास आकर कहता है, उदास होने की जरूरत नहीं है, आपकी पहली गणगौर बहुत ही यादगार होगी। और ये वादा है अद्वैत प्रताप सिंह का। ये सुनकर अदिति हाँ में सिर हिलाती है। अद्वैत उसे खड़ा होकर धीरे धीरे उसके कपड़े निकालने लगता है। अदिति शर्माती है। अद्वैत इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो वहां से कैंची लेकर आता है, जिसे देखकर अदिति हैरान रह जाती है और अद्वैत का हाथ पकड़ के कहती है, नहीं आप इस ब्लाउज को फाड़ नहीं सकते। ये सुन अद्वैत सवालिया नजरों से कहता है, क्यों? ब्लाउज में कुछ खास? अदिति हाँ में सिर हिलाकर कहती है, आपने पहली बार हमें कुछ उपहार दिया है, हम इसे ऐसे कैसे बर्बाद होते देखेंगे? ये सुनकर अद्वैत बोला, हम आपको दूसरा लाकर दे देंगे, सेम ऐसा ही, और इसके कारण हम आपको और आपके हाथों को दर्द नहीं दे सकते, समझी ना आप? कहकर वो ब्लाउज को थोड़ा सा एक साइड करके कट करके फाड़ देता है। अदिति अपनी आंख बंद कर लेती है। अद्वैत कंधे से ऊपर से फाड़कर दूसरी तरफ से उसकी ब्लाउज निकालता है। अदिति पीछे घूम जाती है। अद्वैत मुस्कुराता है और एक बैग निकालता है और उसमें से एक नाइट ड्रेस निकालता है। अदिति उस नाइट ड्रेस को देखकर हैरान थी। वो मिरर में देख सकती थी। वो बोली, हुकुम सा हम ये नहीं पहन सकते। ये सुन अद्वैत उसे मिरर में देखता है। अदिति को पेट से पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लेता है। अदिति की पीठ अद्वैत के सीने से लगी हुई थी। अदिति की आंखें बंद हो जाती है। वहीं अद्वैत अदिति के चेहरे को सामने शीशे में देख रहा था और उसके कान में बोला, तुम हमारे सामने इस रूप में आ सकती हो, तुम इन कपड़ों को हमारे सामने क्यों नहीं पहन सकती? अदिति अपनी आंखें और मींच लेती है और कहती है, वो तभी अद्वैत उसके कंधे पर अपना सिर रखकर उसके गले से उसके बदन की खुशबू लेता है और कहता है, हम क्या? बोलो। अदिति शर्मा जाती है और उसकी तरफ घूमकर अद्वैत के सीने में अपना मुंह छुपा लेती है। अद्वैत के होठों पर मुस्कान आ जाती है। दोनों की धड़कनें तेज तेज चलने लगी। अद्वैत अपना हाथ पीछे ले जाकर अदिति के गले से पट्टी निकालता है और अदिति का दायां हाथ जिसमें चोट लगी थी उसमें एक हाथ नाइट गाउन के शर्ट का डालकर दूसरी तरफ से पहना के अदिति के पेट के पास की डोरी बांधता है। अदिति एक टक नीचे देख रही थी और अपने हाथों से अपने लहंगे के डोरी को खोलती है। लहंगा नीचे गिर जाता है। अदिति नीचे उठाकर जैसे ही अपने कपड़े उठाने को जाती है तभी अद्वैत बोलता है, हमें तुम 10 मिनट में सोई हुई चाहिए, वरना हम आपको 10 मिनट बाद सोने नहीं देंगे, समझ रही है ना आप? ये सुन अदिति जल्दी से बेड पर जाकर लेट जाती है। अदिति का नाइट गाउन घुटने से बड़ा था जिससे उसे शर्म नहीं आ रही थी। अद्वैत वहां से अदिति के कपड़े ले लेता है और वार्डरोब के पास क्लोथ्स रखने की बिन थी उसमें डाल देता है और कमरे में आकर लाइट्स ऑफ करके डिम लाइट ऑन करके एसी का टेम्परेचर नॉर्मल करके खुद भी बेड पर आ जाता है। वो देखता है कि अदिति सो चुकी थी और अदिति का मुंह उसके तरफ था। अद्वैत नीचे देखता है। अदिति के गोरे पैर सुंदर दिख रहे थे और अद्वैत पायल के बजने का इंतजार करता है। तभी अदिति के पैर हिलते हैं। अद्वैत के कान में पायल की आवाज आती है और वो अदिति का चेहरा देखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो कब सो जाता है उसे ही नहीं पता चलता। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 47। सुबह अदिति को अद्वैत तैयार कर देता है और खुद तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। अदिति नीचे आती है और देखती है कुछ आदमी पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजा रहे थे। दादी सा, माँ सा, काकी सा सभी लोग सोफे पर बैठी थी और टेबल के पास नीचे 2-3 व्यापारी नीचे जमीन पर बैठे थे। सुनार एक छोटा सा सोने का चैन दिखा के कहता है, ये हमारे ईसर देव के लिए और ये उनकी पगड़ी जिसमें असली हीरे लगाए हुए हैं और हमारी माता गौरी के लिए छोटे छोटे आभूषण, कैसे लगे आपको? अदिति भी वहां आकर बैठ जाती है और छोटे छोटे आभूषण देखकर मुस्कुराती है। दूसरा व्यापारी उनके लिए वस्त्र लेकर आया था। अदिति उन वस्त्र को भी देखती है और कहती है, बहुत ही प्यारे प्यारे वस्त्र हैं। सुनार बोले, आपको कितने गहने चाहिए? ये सुनकर गीता जी बोली, एक हमारी नई बिंदरी के लिए, एक माँ सा और हमारी प्यारी सी देवरानी सा के लिए।
सोनार 3-4 सेट निकाल के देते हैं। वहीं वस्त्र लेकर आए व्यापारी भी 4 सेट वस्त्रों के देते हैं। गीता जी अपनी कमर पर लटके पर्स में से एक चाबी निकालती है और भैरवी जी को देकर कहती है, हमारे कमरे में से जाकर इनके लिए पैसे लेकर आओ। भैरवी जी हाँ में सिर हिलाती है और वहाँ से पैसे लेने के लिए चली जाती है। दादी सा ने गीता जी के आने के बाद चाबी का गुच्छा गीता जी को ही दे दिया था और दोनों जेठानी देवरानी उसे बारी बारी संभालती थी, जिससे दोनों की कोई मतभेद ना हो। ये देख दादी सा खुश होती है। उनके परिवार में एकता आज भी है और कभी उनके परिवार की एकता पर नजर न लगे। भैरवी जी पैसे लेकर सोनार को और वस्त्र वाले को देती हैं। बाकी के पैसे डेकोरेशन वाले को दे देती हैं। बाकी के पैसे काली मिट्टी लाने वाले को देती हैं और बाकी के कुछ पैसे पूजन सामग्री लेकर आए हुए लोगों को देती हैं। अदिति वही बैठी बैठी सब कुछ देख रही थी। तभी गीता जी बोली, देख लीजिए, आप आगे जाकर बड़ी बहू होने के नाते सब कुछ संभालना है आपको। हमारे आदि कुंवर और गर्वित कुंवर साकी बिंडी को भी आपको संभालना है और दोनों ननंद आपकी पतियों को लेकर आएंगी। उनका मान सम्मान, खाना पीना सब कुछ कैसा करना है ये सब सीख लेना अभी से। कोई जिम्मेदारी हम आप पर डाल नहीं रहे हैं, बाद में सब कुछ आपके ऊपर ही आना है। ये सुनकर अदिति हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, मासा, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी और इस घर को कभी भी टूटने नहीं दूंगी। ये सुनकर सभी मुस्कुराते हैं और सब अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। अदिति भी अपने कमरे में चली जाती है। गुंजन आकर अदिति को खाना खिलाती है और फिर अपना काम करने चली जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है। रात का खाना अद्वैत अदिति मिलकर कमरे में खाते हैं और दोनों सो जाते हैं क्योंकि दोनों को कल जल्दी उठना था। अदिति का पहला गणगौर था। उसे तो खुशी के कारण नींद ही नहीं आ रही थी। वो बेड पर यहाँ से वहाँ करवट ले रही थी। वहीं अद्वैत बार बार उसे देख रहा था क्योंकि उसके पैरों की पायल बजी नहीं रही थी। अद्वैत बेड से उठकर बैठ जाता है। अदिति उसे देखती है और कहती है, क्या हुआ हुकुम साहब, आपको भी हमारी तरह नींद नहीं आ रही है कल के कारण? अब अद्वैत क्या कहता उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वो अदिति के पैरों को देखने की कोशिश करता है, उसके पैरों में जो वो पायल पहनती थी, फिर उसकी पायल बच क्यों नहीं रही है। अदिति अद्वैत की आंखों का पीछा करते हुए अपने पायल को देखती है और कहती है, क्या हुआ, कुछ लगा है हमारे पैरों में? ये सुन अद्वैत अनजाने में बोला, तुम्हारी पायल की आवाज क्यों नहीं आ रही है आज, क्या हुआ? अदिति बोली, अच्छा वो दोपहर में एक पायल के घुंघरू टूट गए थे ना, तो मैंने दूसरे भी निकाल दिए। अब अच्छी नहीं लग रही है बिना आवाज के ये पायल, वरना पहली वाली पायल हम पहनते थे तो सब लोगों को हमारे आने की आहट हो जाती थी और फिर सभी हमें घूरते रहते थे। ये सुन अद्वैत हल्के गुस्से में बोला, घुंघरू निकल गए थे, आज सोनार आए थे ना उनके पास से तुमने क्यों नहीं लिए या क्यों नहीं लगवाए? वरना नई पायल ले लेती, तुम बिना आवाज वाली पायल नहीं पहनोगी। ये सुन अदिति नासमझी में बोली, क्या हुआ हुकुम साहब, आप मतलब क्यों बिना आवाज वाली पायल क्यों ना पहने हम? ये सुन अद्वैत अदिति को देखता है और उसके पास जाकर उसकी चिन को पकड़कर कहता है, बहुत ज्यादा सवाल करने लगी हो। हमें लगता है अब आपके पैरों में बड़े बड़े पाजे पहनाने पड़ेंगे, जिसकी चाबी ना सिर्फ हमारे पास होगी और कभी तुम उसे निकाल नहीं पाओगी। ये सुन अदिति की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। अद्वैत उसे देखकर कहता है, कल हम आपके लिए नए पायल लेने चलेंगे। ये सुनकर अदिति कहती है, नहीं नहीं, हमारे पास ऐसे 3-4 पायल और हैं, शादी में बहुत सारी आई हैं, उन्हीं में से कुछ पहन लेंगे। अद्वैत ये सुनकर अदिति को देखता है और खड़ा हो जाता है। अदिति राहत की सांस लेती है। पता नहीं उसकी हुकुम सा को क्या हो जाता है, बार बार कौन से दौरे पड़ते हैं। वो ऊपर देखती है। हुकुम सा वार्डरोब के लॉकर में से एक पायल का बक्सा लेकर आते हैं। अदिति अपना थूक निगल लेती है। अद्वैत बेड पर अदिति के पैरों के पास आकर बैठ जाता है। अदिति कभी अद्वैत को तो कभी अपने पैरों को देख रही थी। अद्वैत नए पायल को बक्से में से निकालता है। अदिति कुछ कहती तभी अद्वैत उसके पैरों को पकड़ने लग जाता है। ये देख अदिति अपना पैर पीछे करके कहती है, नहीं अद्वैत जी। खुद का नाम सुनकर अद्वैत का हाथ रुक जाता है और वो ऊपर अदिति को देखता है। वो सकपका गई थी और अपने बाल कान के पीछे करते हुए बोली, हमारा मतलब वो हुकुम, हमारे पैर मत छूइए ऐसे। ये सुनकर अद्वैत बोला, अभी तुमने हमें क्या कह के पुकारा? अदिति नाम में सिर हिलाकर कहती है, गलती से मुंह से निकल गया, आई एम सॉरी। वो बोलती तभी अद्वैत उसके पैर खींचकर थोड़ा नीचे अपने पास कर लेता है और उसके होठों पर उंगली रख के कहता है, अभी अभी तुमने जो कहा सिर्फ वही बोलो, वरना। कहकर घड़ी में देखता है 12 बजने में 4 मिनट बाकी थे। ये देख अद्वैत तिरछा मुस्कुराता है और बोलता है, इतना वक्त काफी है ना? कहकर वो अदिति के होठ पर अपने होठ जैसे ही लेने को होता है, अदिति पीछे हो जाती है और कहती है, अब अद्वैत जी नहीं। ये सुन अद्वैत तिरछा मुस्कुराता है और अदिति के पैर पकड़कर जैसे ही पायल को निकालने जाता है, अदिति अपने लेफ्ट हैंड को उसके हाथों में रखकर कहती है, पति को पत्नी के पैर नहीं छूने चाहिए, प्लीज हमें पाप में मत डालिए, हम सुबह किसी से हेल्प ले लेंगे ना। ये सुनकर अद्वैत अदिति को देखता है और उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर कहता है, अभी सिर्फ 3 मिनट बाकी है और 12 बजे के बाद तुम्हारा उपवास शुरू होगा। तुमने कुछ और बोला ना? तो ये कहकर अदिति के होठ पर अपना एक अंगूठा वो घुमाता है। अदिति से सिहर उठती है और अद्वैत जो कर रहा था उसे वो करने देती है। अद्वैत अदिति के पैरों में से पायल निकाल के नई पायल पहनाता है और पुरानी पायल को टेबल पर रखकर कहता है, इसे किसी सेविका को दे देना। कहकर वो वार्डरोब के पास आ जाता है। अदिति भी लेट जाती है। उसके पायल की छन छन शुरू हो जाती है। ये वही पायल थे जो अदिति शादी के पहले पहनती थी, जब अद्वैत ने उसे इसी आवाज से महसूस किया था। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM। एपिसोड 48। सुबह सब जल्दी उठ चुके थे। अदिति को गुंजन ने तैयार कर दिया था। अद्वैत भी जल्दी उठकर अपने स्टडी रूम में चला गया था। धीरे धीरे घर में सारी तैयारियां होने लगी थी। अदिति सोफे पर बैठे सब कुछ देख रही थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि सब काम कर रहे थे और वो आराम कर रही थी। तभी सामने से 2 लोग उसे आते हुए नजर आते हैं। अदिति ये देख मुस्कुरा उठती है और जल्दी से खड़ी होकर उनकी ओर जाती है और अपनी माँ सा को देखकर बोली, माँ सा आप आ गए?
उर्मिला जी हैरानी से अदिति को देखती है। पास में खड़े अद्विक पर उसकी नजर जाती है, जो अपनी बहन को इस हालत में देखकर हैरान था। उसके हाथों की मुट्ठियां भींच जाती है। अदिति उन दोनों को अंदर बुलाती है। तभी अद्विक अंदर आकर ऊपर की ओर देखते हुए बोला, अद्वैत प्रताप सिंह, कहाँ हैं आप? शांत हवेली में इतनी भारी आवाज गूंजते देख सब कोई बाहर आ जाते हैं। कमल जी, काका सा, दादा सा, आदि, गुंजन और अस्मिता। अद्वैत भी अपने स्टडी रूम से बाहर आता है और अद्विक को आए हुए देखकर नीचे आ जाता है। वो अपने हाथ आगे बढ़ाता है। जैसे ही अद्विक को ग्रीट करने को जाता है, अद्विक हल्के गुस्से में कहता है, इतना सब कुछ हो गया जमाई सा, और आपने हमें एक बार बताना जरूरी नहीं समझा? कैसे लगी हमारी अदिति को चोट? बताइए क्या हुआ था यहाँ? उर्मिला जी अद्विक के कंधे पर हाथ रखती हैं और उसे शांत रहने को कहती हैं। अद्वैत को पसंद नहीं था कि कोई उससे इस तरह बात करे। अद्वैत के हाथों की मुट्ठियां कस जाती है। अदिति ये देख लेती है और अद्वैत के पास जाकर अपने लेफ्ट हैंड से अद्वैत का हाथ पकड़ लेती है। अद्वैत अपने हाथ और अदिति के हाथों को देखता है। अदिति बोली, भाई साहब, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। गलती तो सिर्फ हमारी है, हमने ध्यान नहीं दिया और हम पीछे पीछे जा रहे थे और हमें याद नहीं आया कि यहाँ सीढ़ियां हैं और हम नीचे गिर गए। आपके जमाई साहब तो ऊपर थे, उन्होंने जैसे ही हमें गिरते हुए देखा, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की हम तक पहुंचने की, पर ऐसा नहीं हो सका। अद्विक बोला, हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं आपके ससुराल वालों पर, आपको नीचे गिराया या कुछ, हम सिर्फ यही कह रहे हैं इतना सब कुछ हो गया, हमें किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? ये सुन अद्वैत अपनी जेब में दोनों हाथों को डाल लेता है और बिना किसी भाव के बोला, हम भी एक भाई सा हैं। अगर हमें ये चीज पता चलती कि हमारी बहन को शादी के 3-4 दिन हुए हैं और वो गिर गई है और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है, तो हम उनसे दूर नहीं रह सकते और हर पल उनकी चिंता करते। और मैं अपने सास ससुर को परेशानी नहीं देना चाहता था, बस इसीलिए नहीं कहा। और आपकी बहन को संभालने के लिए हमारा पूरा परिवार है साथ में, डरने की कोई बात नहीं थी। जब तक ये अद्वैत प्रताप सिंह है, तब तक अदिति अद्वैत प्रताप सिंह को कुछ नहीं होगा। ये सुनकर अद्विक अदिति को देखता है। अदिति अपने भाई साहब का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, भाई साहब, मैं ठीक हूँ और हमारे ससुराल वाले हमारा बहुत ख्याल रखते हैं और हमें कोई काम भी करने नहीं देते और हमारा सारा काम तो हुक्म सा ही करते हैं और खाना बनाना ये सब कुछ हमें करना चाहिए, पर हाथ की वजह से हमें कोई नीचे नहीं आने देता। और माँ सा काकी सा दोनों इतनी अच्छी हैं कि हमसे कुछ कहते भी नहीं है। ये सुनकर उर्मिला जी हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहती है, माफ कर दीजिए, वो क्या है ना, कुछ ज्यादा ये लाडली को चाहते हैं इसीलिए। तभी अद्वैत फटाक से अद्विक को देखकर बोला, हम हैं हमारी मरवन को चाहने वाले और उनका ख्याल रखने वाले, किसी और को जरूरत नहीं है। ये सुनकर अदिति हैरानी से अद्वैत को देखती है। गीता जी बात को संभालते हुए बोली, अरे आइए आइए बैठिए ना। वो दोनों बैठ जाते हैं। गुंजन जल्दी से अद्विक को पानी देती है। अद्वैत एक नजर गुंजन को देखता है। गुंजन की नजर नीचे थी। गुंजन और अस्मिता ने अनारकली ड्रेस पहना हुआ था। लंबे खुले बालों में अद्विक तो गुंजन को देखता ही रह गया। तभी अदिति बोली, क्या हुआ भाई साहब, पानी पीजिए। अदिति की बात सुनकर वो पानी पीता है और फिर रख देता है। तभी धीरे धीरे आसपास के और रिश्तेदार और औरतें आना शुरू होती हैं। अद्वैत खड़ा हो जाता है और अद्विक से कहता है, चले, वैसे भी हमारा यहाँ क्या काम। ये सुन अद्विक भी हाँ में सिर हिलाता है और दोनों स्टडी रूम में चले जाते हैं। अद्वैत की हवेली में 2 स्टडी रूम थे, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, और एक स्टडी रूम उसके दादा सा और बाबा सा का था। और उस स्टडी रूम से पूरा हॉल दिखता था, पर हॉल से स्टडी रूम में देखा नहीं जा सकता था। उस तरह से बैठक को बनाया गया था। अद्वैत और अद्विक वहाँ बैठ जाते हैं। एक सेवक आकर अद्विक को अपनी लैपटॉप की बैग देता है। दोनों आदमी थोड़ी बहुत बिजनेस की बातें करते हैं, फिर अपना लैपटॉप ऑन करके अपना अपना काम करने लग जाते हैं। वही सारी औरतें अपने आसन पर बैठ चुकी थी। अदिति वहीं नीचे बैठी थी। अब लोग अदिति को देख रहे थे। अदिति आखिर इस पूजा को किस तरह से करेगी? इस पूजा के लिए दोनों हाथ चाहिए कि तभी अदिति अस्मिता को अपने पास बुलाकर अपने गले से पट्टा निकालने को कहती है। अस्मिता एक टक अदिति को देखती है। अदिति बोली, कोई बात नहीं, माता गणगौर और हमारे ईश्वर देव के लिए मैं इतना दर्द तो सह सकती हूँ, पर मैं इस मौके को खोना नहीं चाहती। एक लड़की को अपनी शादी के बाद की पहली गणगौर के लिए कितनी उत्साह होती है मन में, कितने सपने होते हैं। हम ये करेंगे। ये सुन उर्मिला जी बोली, बेटा जो कुछ भी करना हो संभल कर करना, और कुछ मदद चाहिए हो तो आपकी दोनों ननद हैं, ठीक है? ये सुन गुंजन अस्मिता अदिति के पास ही बैठ जाती है। सब लोग पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले काली शुद्ध मिट्टी में से माता गणगौर और भगवान ईश्वर की प्रतिमा बनाई जाती है। अदिति अपने लेफ्ट हैंड से धीरे धीरे मिट्टी को छोटे से टेबल पर रखती है और अपने चोटिल हुए हाथ से धीरे धीरे बनाने की कोशिश करती है। अदिति अपनी आंखें भींच लेती है और आसपास की दूसरी औरतें खुशी खुशी से बनाने लगी थी। क्या होता है आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 49। अदिति अपने चोट लगे हाथ से बनाने की कोशिश कर रही थी, पर उसे दर्द हो रहा था। उसका पूरा हाथ काम ही नहीं कर रहा था। उसके चेहरे पर चिंता, दर्द सब कुछ दिख रहा था कि वो कैसे मूर्ति बनाएगी। यही सब सोच रही थी कि उसकी आंखें नम हो जाती है। तभी उसके हाथ पर एक हाथ आता है। अदिति ये देख ऊपर की ओर देखती है। अद्वैत वहां घुटने के बल बैठा था। सारी औरतें अद्वैत को देख हैरान हो जाती है। एक औरत बोली, कुंवर साहब, आप यहाँ औरतों के बीच क्या कर रहे थे? ये सुनकर अद्वैत अदिति के चेहरे को देखकर बोला, हम हमारी पत्नी के साथ मिलकर गणगौर मना रहे हैं। आखिर ये उपवास एक पत्नी ही क्यों रखे? पूजा तो हमारे ईश्वर देव और माता गणगौर की भी तो की जाती है, इसीलिए हमने आज हमारी मरवन के लिए उपवास किया है और हम भी प्रतिमा बनाने में उनकी मदद करेंगे।
ये सुनकर सब लोग मुस्कुरा देते हैं। अद्विक अभी भी स्टडी रूम में वो काम में मशगूल था। उसे कुछ आसपास का एहसास ही नहीं था। गुंजन बार बार उसकी ओर देख रही थी। अदिति की आंखों से आंसू की बूंद गिर जाते हैं। अद्वैत नाव में सिर हिलाता है और अपनी उंगली से उसके आंसू पोंछकर अच्छे से बैठ जाता है। अद्वैत एक हाथ से मिट्टी लेता है और अदिति के लेफ्ट हैंड से और अद्वैत अपने राइट हैंड से ऐसे करके दोनों धीरे धीरे एक सुंदर से ईश्वर देव को बनाते हैं। उनकी प्रतिमा बनते हुए देख अदिति के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। अद्वैत उसे देखकर मुस्कुराता है। वो दोनों गणगौर को अच्छे से सुंदर तरीके से गढ़ते हैं। दोनों ही मूर्ति बहुत अच्छे से बनाते हैं और मूर्ति बहुत अच्छी दिख रही थी। अदिति उन्हें रंग लगाना चाहती थी पर वो लेफ्ट हैंड से ये सब नहीं कर पा रही थी। अद्वैत उसे आंखों से कहता है कि हम कर लेते हैं। अदिति हाँ में सिर हिलाती है। अद्वैत मूर्ति में रंग भरने लगता है और धीरे धीरे देखते हुए उनकी मूर्ति बहुत खूबसूरत बन जाती है। अदिति उसे थोड़ी देर सूखने देती है और धीरे धीरे अद्वैत के मदद से वस्त्र और गहने पहनाने लगती है। सब लोग अपने गणगौर माता से नजर हटा के सामने अदिति के ईश्वर देव और माता गणगौर को देखते हैं। वो बहुत ही बड़े और बहुत ही सुंदर थे। अदिति उनके आगे हाथ जोड़ती है और एक दर्द की लकीर उसके हाथों में दौड़ जाती है। अदिति अपनी आंखें भींच लेती है। वो अपनी आंखें खोलकर धीरे से अपना राइट हैंड आगे करके वनस्पति को अपने थाली में से उठा के तांबे के लोटे में से पानी को वनस्पति में लेकर ईश्वर देव और माता गणगौर पर छिड़कती है। अदिति वापस से दूसरा पानी वनस्पति में लेकर अपने हाथ, शरीर और कंधे पर डालती है और ठीक उसी तरह अद्वैत के घुटने, कंधे, हाथ और सिर पर पानी का छिड़काव करती है। अदिति धीरे से अपने राइट हैंड से कांपते हुए ईश्वर देव और माता गणगौर को कुमकुम का टीका लगाती है। अदिति तांबे के लोटे पर 5 कुमकुम का टीका लगाती है। थाली में रखे प्रसाद की कटोरी अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ती है। अद्वैत अपने राइट हैंड से ईश्वर देव और माता गणगौर को भोग लगाते हैं और दोनों मिलकर दिया अगरबत्ती जला के पूजा करते हैं। सब लोग पूजा करने के बाद खड़े हो जाते हैं और अद्वैत भी खड़ा हो जाता है और अदिति और बाकी औरतें हॉल में बीचों बीच खड़ी होती हैं। अद्वैत वहीं सोफे पर जाकर बैठ जाता है। इतनी सारी औरतों में वो अकेला था। सारी औरतें बातें करती हैं और सब कोई गणगौर माता को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। अब कुछ औरतें धीरे धीरे वहाँ घूमर करने लगती हैं। अदिति बगल में खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। उसके पैर थिरक रहे थे। उसके पैर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो जल्दी से बीचों बीच आती है और अद्वैत ये देखकर हैरान हो जाता है और अपनी आंखें दिखाता है। अदिति नाम में सिर हिलाती है और आंखों से प्लीज कहती है। अद्वैत कुछ नहीं कहता। तभी म्यूजिक बजने लगता है। अदिति के पीछे गुंजन, अस्मिता दोनों आ जाती हैं। काकी सा, गीता जी भी बीचों बीच अदिति के पीछे आ जाती है। सारी औरतें झुककर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हैं और सभी का चेहरा अद्वैत की ओर जाता है। सब औरतें अपने पल्लू को पकड़ लेती हैं और सामने देखती हैं। अदिति बाकी औरतों के साथ डांस करने लगती है। अद्वैत उसे ही देख रहा था। सब लोग रुक जाते हैं और सब बैठ जाते हैं क्योंकि सब थक चुके थे। अदिति भी अपने आसन पर बैठ जाती है। समय हो चुका था विसर्जन का और सभी औरतें धीरे धीरे अपने देव और माता को अपने सिर पर एक बाजट यानी कि स्टूल पर जो पहले से ही नीचे था उसे उठाती हैं और अपने माथे पर रख के दोनों हाथों से पकड़ लेती हैं। अदिति चारों ओर देखती है। उसकी आंखें नम हो जाती है। उसकी मूर्ति बहुत बड़ी और भारी थी। वो एक हाथ से उसे कैसे उठा पाती? वो सबको देख रही थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वो बगल में देखती है। अद्वैत वहाँ आ जाता है। वो बाजट को यानी स्टूल को एक तरफ से उठाता है, दूसरी तरफ से दूसरा सेवक आकर उठा लेता है। अद्वैत अदिति की तरफ देखता है। अदिति सिर झुकाकर देव, ईश्वर और माता गणगौर को प्रणाम करती है। अद्वैत आगे बढ़ जाता है। वो सेवक पीछे की तरफ जा रहा था। दोनों हवेली के बाहर आते हैं। अदिति और घर की औरतें पहले बाहर आती हैं और सामने का नजारा देख हैरान हो जाती है। सामने हाथी ऊंट को सजा के कुछ बंजारन औरतें खड़ी थी और वहाँ मर्द भी थे। कुछ घूमर और लोग नृत्य कर रहे थे। एक बड़ी सी पालकी को सजाया गया था और कई आदमियों ने उस पालकी को पकड़ा था। अद्वैत आगे आकर ईश्वर देव और माता गणगौर को उनकी पालकी में विराजमान करते हैं। धीरे धीरे ऊंट आगे जाता है और आगे जाकर प्रदर्शन करता है। 2 हाथी शांति से खड़े थे। पीछे बंजारन औरतें घूमर कर रही थी। पीछे आसपास के लोग, रिश्तेदार सभी लाइन में खड़े थे और जैसे बारात निकलती है ठीक वैसे ही पालकी को भी धूमधाम से नदी के किनारे ले जाया जाता है। सब लोग हाथ जोड़ जोड़ कर उनके दर्शन करते हैं। बाकी औरतें अपनी अपनी गणगौर को लेकर उनके पीछे पीछे जाने लगती है। अदिति इस वक्त अद्वैत के साथ चल रही थी। वो अद्वैत का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखती है और थैंक यू कहती है धीरे से। अद्वैत भी अदिति की आंखों में देखता है और हाँ में सिर हिलाता है। दोनों साथ में आगे बढ़ रहे थे। अदिति के गणगौर और ईश्वर देव बड़े ही शान से हवेली के बाहर सड़कों पर जा रहे थे। अदिति और अद्वैत दोनों नंगे पैर थे। वहाँ मौजूद किसी ने भी इतनी धूप में नीचे जूते नहीं पहने थे क्योंकि सभी के हाथों में देवता थे। सब लोग नदी के तट पर आ जाते हैं। ऊंट, हाथी सब वापस चले गए थे। अद्वैत आगे आता है और बाजट को यानी स्टूल को अपने हाथ से आराम से पकड़ लेता है। अदिति अपना एक हाथ लगा देती है। अब अद्वैत, अदिति सीढ़ियों से उतरकर नदी के पानी के पास आते हैं। गुंजन दिए और थाली को अदिति को देती है। अदिति लेफ्ट हैंड से थाली को लेती है और अद्वैत दूसरे आदमी को बाजट देकर खुद आरती करने आ जाता है। अदिति अपने राइट हैंड से धीरे से ऊपर करके अद्वैत के हाथों में रखती है। आरती के बाद वो लोग बाजट को बिना पलटे नीचे पानी पर रखते हैं। बाजट को नीचे से निकाल देते हैं। दूसरा सेवक आकर उसे ले जाता है। अद्वैत और अदिति माता गणगौर और ईश्वर देव पर पानी का छिड़काव करके धीरे धीरे पानी में विसर्जित होने देते हैं। दोनों हाथ जोड़ लेते हैं। अदिति ने हिम्मत करके हाथ जोड़ा था और अपने मन में कहा, आप दोनों की तरह हम दोनों भी हमेशा साथ रहे और आप दोनों की तरह ही हमारा प्यार हमेशा बना रहे। दोनों मन में यही बात कहते हैं और वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM। एपिसोड 50। गणगौर माता और ईश्वर देव का विसर्जन हो जाता है। सब लोग घर लौट आते हैं। अद्वैत स्टडी रूम में चला जाता है और बाकी औरतें भजन, नाच गाना और पूजा करती हैं। सब कुछ शाम तक चलता है।
अद्वैत के घर ही फलों का नाश्ता रखा हुआ था और सभी तरह के फल वहाँ मौजूद थे। शाम हो जाती है और सारी औरतें वहाँ से चली जाती हैं। अद्विक और उर्मिला जी भी हॉल में बैठे थे। उर्मिला जी बोली, आपके ध्यान में कोई लड़की हो तो हमें जरूर कहना, अब हमारे लाडे सर की भी तो शादी करनी है। ये सुन अद्विक, जो फोन में कुछ कर रहा था, वो अपनी मासा को देखता है। तभी उसका ध्यान गुंजन पर जाता है, जो अस्मिता से बातें कर रही थी। अपने ऊपर किसी की नजर को पाकर गुंजन उस दिशा में देखती है और अपनी नजरें नीचे कर लेती है। गीता जी ये सुन के गुंजन की तरफ देखती है। वो भी कुछ नहीं कहती। उनके मन में भी एक विचार आया, पर वो विचार कहने से पहले उन्हें कमल जी और दादा सा यानी अपने ससुर जी से बात करनी थी। उर्मिला जी और अद्विक वहाँ से चले जाते हैं। अदिति अब थक हार कर अपने कमरे में आती है और बेड पर गिर जाती है। तभी अद्वैत कमरे में आता है और कमरा बंद करके बेड पर बैठकर अदिति के हाथ को उठाकर चेक करने लगता है। आज अदिति ने मूर्ति अपने हाथों से बनाई थी और थोड़ा बहुत डांस भी किया था। अदिति बेड से उठकर सीधी बैठ जाती है और अपनी बड़ी बड़ी पलकों से उसे देखती है। अद्वैत पट्टी खोलकर दवाई लगाने से पहले कहता है, आपको अगर फ्रेश होना है, नहाना है तो हम मदद कर देते हैं। ये सुनकर अदिति नाम में सिर हिलाकर शर्मा के कहती है, नहीं, सिर्फ हमें पाँव ही धोने हैं, नहाना नहीं है। अद्वैत उसे वॉशरूम में लेकर जाता है और अदिति के हाथ बेसिन से नीचे करके धीरे धीरे धोने लगता है। अदिति अद्वैत को ही देख रही थी। बिना किसी भाव के ये कठोर इंसान सब कुछ कर रहा था। अद्वैत अदिति को बाथ टब के पास लेकर आता है और उसमें से हैंड शावर उठा के नीचे बैठ जाता है। अदिति ये देखकर हैरान हो जाती है और पीछे होकर कहती है, नहीं हुकुम साहब, हम कर लेंगे, आप प्लीज हमारे पैर मत धोइए। पति कभी अपनी पत्नी के पैर नहीं धोते, प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप हमें मुश्किल में डाल रहे हैं। ये सुनकर अद्वैत ऊपर अदिति को देखता है और कहता है, हमने भी आज व्रत रखा है और तुमने भी रखा है, लड़ने की ताकत दोनों में नहीं होगी, तो जो हम कर रहे हैं वो हमें करने दो, वरना। अदिति ये देखकर चुप हो जाती है। अद्वैत अदिति को देखता है। अदिति समझ जाती है और अपने हाथ से लहंगे को ऊपर करती है। अद्वैत अपने दाएं हाथ को अदिति के पैरों पर रख के उसे साफ करने लगता है। अदिति अपनी आंखें बंद कर लेती है। अद्वैत अपने बाएं हाथ से पानी लेकर उसके पैरों को धो रहा था। अदिति के पैरों से कुमकुम निकलकर फर्श पर फैल रहे थे। अद्वैत अदिति के पैरों को ध्यान से देख रहा था। अदिति के पूरे बदन पर उसे कुछ पसंद था, तो वो थे अदिति के सुंदर पैर। अद्वैत अदिति की पायल को छूता है और अदिति के पैरों को साफ करके उसे बाथरूम के बीचों बीच लेकर तौलिए से अदिति के पैरों को साफ करता है। अदिति अद्वैत से कहती है, हम अभी कपड़े बदल कर आते हैं। ये सुनकर अद्वैत बोला, आर यू श्योर? ये सुनकर अदिति नीचे देखकर शर्माते हुए कहती है, बटन ही बंद करने हैं। ये सुनकर अद्वैत उसे देख के तिरछा मुस्कुराता है। अदिति वहां से जल्दी से चली जाती है। अद्वैत गहरी सांस लेता है और अपने हाथ धोकर शावर लेता है और वहीं रखे कपड़े पहनकर कमरे के अंदर आता है। अदिति कमरे में आती है। उसने एक हाथ से शर्ट को पकड़ा हुआ था। अद्वैत सोफे पर बैठा हुआ था। अदिति उसके सामने खड़ी हो जाती है। उसकी नजरें कहीं और थी। अद्वैत एक एक करके अदिति के शर्ट के बटन बंद कर रहा था। अदिति अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अद्वैत उसे सोफे पर बिठा के दवाई लगाता है। कब रात के 12:15 हो जाते हैं, दोनों को मालूम ही नहीं चलता। तभी कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। अदिति इस वक्त दरवाजा नॉक होते हुए सुन के जल्दी से वहां से खड़ी होकर पर्दे के पीछे चली जाती है, क्योंकि उसने नाइट सूट पहना हुआ था जिसमें उसे शर्म आ रही थी। अद्वैत को हंसी आती है, पर पत्थर दिल इंसान आखिर कैसे हंसता। वो खुद की हंसी रोककर खड़ा हो जाता है। अद्वैत जाकर दरवाजा खोलता है। सामने मेड थी। अद्वैत उससे ट्रॉली लेता है और अंदर आता है। अदिति ट्रॉली को देखकर हैरान थी और बोली, आपने ये क्यों मंगवाया, वो भी रात के 12 बजे? ये सुनकर अद्वैत बोला, तुम्हारा तो नहीं पता, पर हमने जीवन में पहली बार व्रत रखा है और हमें पूरे दिन भूखे रहने की आदत नहीं है, तो क्या हम दोनों खाना खाएं? ये सुनकर अदिति की आंखें नम हो जाती है। वो पर्दे से निकलकर सोफे पर बैठ जाती है। अद्वैत प्लेट में से दोनों का खाना निकालता है। अद्वैत ने इस बार जानबूझ के एक ही प्लेट में खाना निकाला था। खाने में मटर पनीर की सब्जी थी, पराठा था, गट्टे की सब्जी, बूंदी रायता, बाजरे की रोटी, भात दाल और मोहन थाल था। ये सब देख अदिति के मुंह में पानी आ जाता है, जैसे हमेशा खाने को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। तभी अद्वैत उसका लेफ्ट हैंड रोक लेता है। अदिति रुक जाती है। अद्वैत एक गिलास में पानी भरकर उसे पिलाते हुए कहता है, पहले अपने भरतार के हाथों से व्रत तो खोलो। अदिति ये सुन के हाँ में सिर हिलाती है और अद्वैत के हाथ से पानी पीती है। अद्वैत मोहन थाल का एक पीस उठा के अदिति को खिलाता है। अदिति उसे खाती है। अद्वैत उसे सब्जी रोटी खिलाने लगता है। अदिति 1-2 बाइट खाकर अद्वैत के हाथ को रोक देती है। अद्वैत सवालिया नजरों से उसे देखता है। अदिति दूसरा ग्लास लेती है और अपने लेफ्ट हैंड से ग्लास को अद्वैत की ओर कर देती है। अदिति अब अद्वैत से कहती है, आपने तो हमारे लिए व्रत रखा है, तो आपको भी हमारे हाथों से व्रत खोलना पड़ेगा ना। अद्वैत को कुछ नया एहसास हो रहा था। अदिति जब से गिरी थी उसने अदिति को खाना खिलाया है, पर वो जब से समझदार हुआ है तब से उसने खुद से ही खाना खाया है। आज पहली बार ऐसा स्पेशल उसके लिए कोई कर रहा है, क्योंकि उसे देखकर तो घर के सभी लोग उससे दूर भागते रहे हैं और पहला इंसान है जो बिना डरे उसके साथ रह रहा है और उसे छू भी रहा है। अदिति पानी पिलाती है और एक मोहन थाल का पीस उठाकर अद्वैत की तरफ करती है। अद्वैत अदिति की आंखों में देखे जा रहा था। उसे पता भी नहीं था कि वो क्या खा रहा है, वरना वो मना कर देता, क्योंकि वो ज्यादा घी और तेल वाला नहीं खाता था। अदिति दाल और राइस को मिक्स करके अपने लेफ्ट हैंड से चम्मच को पकड़कर अद्वैत की तरफ करती है। अद्वैत ये ना देखकर सिर हिलाता है। अदिति का मुंह उतर जाता है और वो चम्मच को नीचे रख देती है। तभी अद्वैत अदिति के हाथ की तरफ इशारा करता है। अदिति की आंखें बड़ी हो जाती है और अद्वैत की आंखों में ना देखकर वो सिर हिलाती है। अद्वैत उसकी आंखों में देख के कहता है, सोच लो, हमें बहुत भूख लगी है और अपने हाथों से नहीं खिलाया तो हम कुछ भी नहीं खाएंगे। ये सुनकर अदिति जल्दी से लेफ्ट हैंड से राइस और दाल दोनों को मिक्स करके अपनी उंगलियों में लेकर अद्वैत के होठों की तरफ करती है। अद्वैत एक बाइट लेता है। अदिति उसे ही देखते रह जाती है। अद्वैत अदिति की उंगली पर अपने होठ रख के चूम लेता है
अब अदिति अद्वैत को सब्जी और पराठा खिला रही थी। अद्वैत उसे भी खा रहा था, पर अदिति की उंगलियों को बार बार अपने मुंह में ले जा रहा था। अदिति को इससे शर्म आ रही थी। वो अपनी नजरें घुमा लेती है। वो अद्वैत की इंटेंस नजर अपने आप पर महसूस नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और अपने हैंड वॉश कर लेते हैं। अद्वैत अदिति को बेड पर बिठाकर दवाई लगा के उसकी पट्टी कर देता है। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। अदिति का हाथ अब ठीक होने लगा था। 1.5 महीने के ऊपर